हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, आज आपके 14 चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर यदि आपको याद हो तो मैंने आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे और आपसे जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि इस लेक्चर के अंदर हम आपकी 14 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम आपकी प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 से आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो 2-3 क्वेश्चन आज बच्चों जो हम करेंगे उनमें कुछ आपको स्पेशल बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी जिनके ऊपर बेस्ड आज ये क्वेश्चन होंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं लिख रहा हूँ कि एक इक्वेशन है बच्चों हमारे पास कि Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। ठीक है, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। और इससे रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं बच्चों। कितने स्टेटमेंट है? 4 स्टेटमेंट है। उनमें से फॉल्स स्टेटमेंट ये कौन सा है, यानी कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नंबर इसके जो स्टेटमेंट हैं वो लिख लेता हूँ। LMN आर्कैड डायरेक्शन रेशियो, नंबर 1 ये केस है। नंबर 2 आपको दिए जो P है वो है प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। थर्ड केस, थर्ड स्टेटमेंट आपको दिए है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ P प्लेन पास्ड थ्रू ओरिजिन। और फोर्थ जो लास्ट स्टेटमेंट है वो ये दिया है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। चलो बच्चों, ये DR नहीं है, यहाँ पे DC है। ओके, डायरेक्शन को साइड। तो बच्चों क्वेश्चन आप देखो एक बार, आपको शायद समझ आ जाएगी सारी कहानी क्या है इसकी। क्वेश्चन में आपको दिए एक इक्वेशन को देखते ही माइंड दौड़ाइए, क्या समझ आया? समझ में आया कि इक्वेशन किसकी है? प्लेन की है। इतनी बात दिमाग में बैठ गई। प्लेन की जो इक्वेशन है उसके लिए। अब आप ये देखिए कि जो 4 स्टेटमेंट है उनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा, यानी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा, हमें वो बताना है। तो पहले आपको इसके ऊपर कंप्लीट बेसिकली नॉलेज जो आपका है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। क्योंकि बच्चों ये जो फॉर्म आपको दी गई है प्लेन की इक्वेशन की, उससे रिलेटेड देखो। सबसे पहले एक बात बताओ, LMN क्या होता है? आप बच्चों मिसलेनियस तक पहुंच चुके हो तो अब शायद इतना तो आपको पता होगा, सभी को याद होगा कि LMN क्या होता है। LMN हम कोई भी वेक्टर क्या लेते हैं? डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और यदि आपको याद हो तो जो Li कैप प्लस Mj कैप Nk कैप कोई भी वेक्टर हो उसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता? बच्चों थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। प्रीवियस लेक्चर में जाइए, मैंने आपको क्या बताया था? प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इस बात के ऊपर चर्चा की है और यदि आपको याद होते हैं मेरा आपको प्रूव भी करवाया हुआ है कि कोई भी बेटा वेक्टर हो उसके यूनिट वेक्टर को उसके डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? तो आपको सिंपल सा याद रखना है, यदि LMN किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है तो जो Li कैप Mj कैप Nk कैप आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या इस इक्वेशन को यदि मैं ऐसे लिख दूं, R डॉट Li कैप प्लस Mj कैप प्लस N K कैप इक्वल टू P, क्या ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूँ? तो जवाब होना चाहिए कि सर ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये फिर क्या बन जाएगा? डॉट N कैप इक्वल टू P, कुछ ऐसा। अब यदि आपको याद हो R वेक्टर डॉट N कैप इक्वल टू P कौन सी फॉर्म होती है? ये होती है नॉर्मल फॉर्म, यानी अभिलंब रूप समतल का। ये बेटा समतल का कौन सा रूप है? अभिलंब रूप है, यानी इसकी एक नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म है। तो यहाँ से ये क्या होता है? इसका नॉर्मल कौन सा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और P है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन आप स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए कि LMN यहाँ पे क्या है?
डायरेक्शन कोसाइन है, स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर देखिए P इज डिस्टेंस फ्रॉम मोस्ट रीजन, ये भी सही है, और लास्ट ये भी सही है। तो वैसे तो बेटा अपने आप ये गलत हो गया, वैसे तो अपने आप ही ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं इनमें से एक स्टेटमेंट जो गलत है वो बताना है, बाकी 3 सही है तो चौथा तो अपने आप ही गलत होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए गलत क्यों है, ठीक है, क्योंकि P है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, और ये कह रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ P, फॉर ऑल यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ P प्लेन पास्ड थ्रू ओरिजिन, यानी जो आपका समतल है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। ये तो बेटा जरूरी नहीं है, यदि आप कंडीशन, मैंने जो एक दिन आपको एक लेक्चर में स्पेशली एक हमने टेबल पे चर्चा की थी, उसमें यदि याद हो प्लेन मूल बिंदु से कब गुजरेगा, यानी प्लेन पास्ड थ्रू ओरिजिन इन ओनली वन कंडीशन व्हेन P इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बच्चों देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें आप देखिए क्या क्या बेसिकली जानकारी आ गई। नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी आ चुकी है। नॉर्मल फॉर्म LMN दे दिया तो डायरेक्शन कोसाइन दे दिया आपको, ठीक है भाई, ये समझना था। यदि यहाँ पे ABC होता LMN की जगह तो फिर वो डायरेक्शन रेशियो हो जाती, ठीक है। क्लियर हो गया होगा बच्चों मेरे हिसाब से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं होगा ना, वेरी गुड। तो ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि एक समतल के निर्देशांक अक्षों को ABC पर इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज ABC का केंद्रक 1 2 3 है, तो समतल का समीकरण क्या होगा। बच्चों इंग्लिश में इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपका कोई प्लेन है जो आपके कोऑर्डिनेट x को पॉइंट A, B एंड C पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और A, B और C से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका जो सेंट्रोइड है वो है 1 2 3, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से बेटा हम इसको एक बार डायग्राम बना के भी समझने की कोशिश करें। तो ये x एक्सिस आपकी, ये y एक z, आपका कोई प्लेन है बेटा जो x एक्सिस को A पॉइंट पे मिल रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने A0 0, इसे मिल रहा है B पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 0 B 0, और इसे मिल रहा है C पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट लिए मैंने 0 0 C। ये कह रहा है कि जब आप A, B और C को आपस में ज्वाइंट करोगे, मिलाओगे, तब आपके पास एक ट्रायंगल जनरेट होगा। आप देख सकते हो ऊपर इसकी जो सरफेस है वो, ठीक है, ये ऐसे है, और ये जैसे मेरा हाथ है ना, इस तरीके का ट्रायंगल, ठीक है, प्लेन है। तो ये कह रहा है कि इसका जो सेंट्रोइड है, यानी जो इसका केंद्रक है, वो आपको दिए है 1 2 3। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो समतल का समीकरण क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप सब जानते हो जो प्लेन की इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, यानी अंतःखंड रूप होता है, वो होता है x अपॉन a y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। इसे मान लिया मैंने एक बार इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इतनी बात दिमाग में बैठ गई होगी। इसे मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से A B C को रिप्लेस करना है, ठीक है। मुझे जो इक्वेशन बनानी है, यानी जो 4 ऑप्शन मुझे इसमें दिए गए हैं, मुझे इसमें क्या करना होगा, A B और C को रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस कैसे करूँ, रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, A B C की वैल्यू पता करनी होगी। तो देखो क्या 1 2 3 को मैं A B C से रिलेटेड कर सकता हूँ। तो पहले A के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ बच्चों, मैं A 0 0 0 B 0 एंड C है 0 0 C, ठीक है, ये दिया गया आपको। आगे चलो आगे देखते हैं फिर इसका जो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होगा क्या होगा, A 0 0 को ऐड करने का फ़ायदा नहीं है, तो A/3 फॉर्मूला याद है या बताना पड़ेगा। बच्चों फॉर्मूला तो आप 9th, मेरे हिसाब से 9th क्लास से पढ़ रहे हो, फॉर्मूला तो आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो, फिर भी याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है बेटा, यदि कोई पॉइंट x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है और x3 y3 z3 है, तो उन तीनों से जो ट्रायंगल आपका बनेगा, जो उन तीनों को मिलाने पर जो आपका ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3।
यानी a प्लस 0/0/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 यानी 0 प्लस b प्लस 0/3 और लास्ट एक यही प्रोसेस आगे हो रह जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बच्चों बात। और आपको सेंट्रोइड दिया हुआ भी है, सेंट्रोइड क्या दिया गया है आपको 1 2 3, तो अब तो बहुत ईजी हो गया, बहुत सिंपल केस हो गया। यानी हमें कंपेरिजन करके ए बी सी की वैल्यू पता करनी है, तो कंपेयर करने पर a/3 आएगा 1 के इक्वल, तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी 3, b/3 आएगा 2 के इक्वल, तो b की वैल्यू आएगी 6, c/3 आएगा 3 के इक्वल, तो c की वैल्यू आएगी 9। इन इक्वेशन 1 ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x/3 y/6 z/9 इक्वल टू 1, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो जो बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास डी ऑप्शन है वो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस समझ आ गई, क्लियर हुआ बच्चों या नहीं हुआ? जो हो सकता है कि कुछ बच्चों में सच सुनने में आया कि भी कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, भाई एक बार समझ नहीं आ पाया, हमारा जो भाई जो भी आपकी क्वेरीज है या जो भी आपके मन में डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाते। बेटा आपको मैं यही कहूँगा कि आप क्या करो, इन वीडियोज़ को बार बार देखिए। भाई ये ज़रूरी तो नहीं है नहीं कि एक बार देखने पर कोई बात समझ आ जाए। भाई कोई स्टूडेंट ऐसा जो तेज माइंड होता है उसको एक बार देखने में समझ आ जाए, कोई कम माइंड है 2 बार 3 बार, यानी ये आपके प्रयास, आपके जो मेहनत है उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आप वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको बच्चों मेरे हिसाब से लगभग शायद कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ ना आए। क्योंकि जिस तरीके से कंप्लीट भैया हमारी तो कोशिश ये है कि आपको एक बात बताई जाए, फिर भी हो सकता है कोई बाई द चांस रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। अच्छा हो सकता है 1 लेक्चर बाद या 2 लेक्चर बाद उस क्वेश्चन को पक्का बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ तैयारी साथ साथ जरूर कीजिए, ये नहीं कि आप तैयारी ना करो, छोड़ दो, कभी समझ नहीं आ रहा, उसको एक बार देखने पर समझ नहीं आया तो कम से कम 2 बार देखो, 1 बार और देखो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बेसिक नॉलेज पर डिपेंड है सारा। 11 और 12 जो दोनों क्वेश्चन है वास्तविकता में बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सारे 11th क्वेश्चन है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट यानी 2 बिंदुओं के स्थिति सदिश। आपको बेटा 2 पॉइंट दिए गए हैं जिनमें एक तो है P जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 3 के, 2i प्लस j प्लस 3 के। एक पॉइंट है Q जिसका पोजीशन वेक्टर है -4i माइनस 2j प्लस k, -4i माइनस 2j प्लस k, कुछ ऐसा। ठीक है बेटा, आपके पास ये 2 पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है। आगे इसमें क्या दिया गया है कि Q से गुजरने वाले और PQ के लंबवत समतल का समीकरण क्या होगा। तो बेटा ये क्या कह रहा है कि एक Q से तो वो क्या हो रहा है, गुजर रहा है यानी पास्ड हो रहा है, और QP है या PQ है, PQ के वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब आप सब जानते हो, लंबवत, ऐसी 2 लाइनें, ऐसे 2 वेक्टर जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन दे दी। तो अब बात आती है इक्वेशन की। तो चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको इक्वेशन याद है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो, ऐसे तो प्लेन के 2-3 इक्वेशन बताई हुई है आपको मेरी, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन हमें चाहिए वो याद है क्या? नहीं, वो याद होनी जरूरी है, तब तो बेनिफिट है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन लगता है r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। याद आई? यदि आपको याद हो, जब मैंने प्लेन को स्टार्ट किया था तब आपको बताया था इस इक्वेशन को, क्योंकि r बेटा देखो मैंने क्या किया, जैसे ये कोई भी प्लेन होगा जिसकी आपको इक्वेशन बतानी है, दोबारा बता रहा हूँ, a ये फिक्स्ड पॉइंट है, r मैंने इस पर कहीं भी पॉइंट मान लिया तो एक लाइन बन गई, यानी एक वेक्टर बन गया जो जिसका पोजीशन वेक्टर r माइनस a मान लूँ मैं एक बार। ठीक है, और n इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0।
तो इसलिए बेटा यहाँ पे इक्वेशन यूज होगी r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। अब ए वेक्टर क्यू को माना जाएगा, क्यों क्यों से जा रहा है, तो ए वेक्टर हो जाएगा -4i माइनस 2j प्लस के, यहाँ से मैं एक बार माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा 4i प्लस 2j माइनस के। ओके, कंप्लीट नहीं करूँगा, सिर्फ एन वेक्टर और बता रहा हूँ, ठीक है। एन वेक्टर है पी क्यू, यानी पी क्यू के परपेंडिकुलर है ये, यानी जो आपका एन वेक्टर है वो हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू, ठीक है। और आप सब जानते हो दो पॉइंट को जो मिलाने वाला वेक्टर होता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, -4i माइनस 2j प्लस के माइनस 2i प्लस j प्लस 3 के, तो क्या आ जाएगा -6 माइनस 3j प्लस 4 के। तो अब लीजिए बच्चों, आपके पास सारा क्वेश्चन सामने है, आपके पास ए वेक्टर मौजूद है, एन वेक्टर मौजूद है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो बच्चों अब आपका काम रहेगा, कर लोगे ना इसको, कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ, कर लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। क्लियर हो गया, हो जाएगा ना क्वेश्चन, सिंपल है, ज़्यादा टफ तो नहीं है ना। चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इक्वेशन याद रखने बच्चों, r माइनस ए डॉट एन, ए आपको गिवन है, एन पी क्यू दिया, पी क्यू फाइंड आउट करो, क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो लोग बच्चों को कंफ्यूज भी कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि दो रेखाओं की दिक्कोजाएं निम्न संबंधों द्वारा दी गई है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं थोड़ा दोबारा रिपीट करना चाहूँगा एक बार। एक इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, दो लाइन है अलग अलग, उनकी जो डायरेक्शन को साइन है उनके बीच में एक रिलेशन दिया, आपको क्या दिया, नंबर 1 L माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0। एक तो सही दिए, एक है 7 5 माइनस 3, 7 5 एंड माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बेटा आपको ये दिए, ठीक है, आपको दो इक्वेशन दिए, एक क्या दिया है L माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0, एक दी है 7l स्क्वेयर प्लस 5m स्क्वेयर माइनस 3n स्क्वेयर इक्वल टू 0, कुछ ऐसी। इन दो इक्वेशन को आपको सोल्व करके एक रिजल्ट तैयार करना है, तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले इनमें से एक वेरिएबल को, 3 वेरिएबल हैं आपके पास L M N, मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ एक वेरिएबल को हटाने की। तो आप देखो क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 से L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ या नहीं, ये आप देखिए खुद आपके सामने। इक्वेशन नंबर 1 है, उससे मैं L की वैल्यू क्या होगी वो पता कर सकता हूँ या नहीं, कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रखूँगा तो L तो रिमूव हो गया, फिर M और N के बीच के रिलेशन के आधार पर मैं इस याद करूँगा। देखो तो यहाँ से क्या आएगा, L की वैल्यू 5m माइनस 3n, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 एंड 3, तो क्या जाएगा 7 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करता हूँ। a माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लगाओ, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। 7 का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 210mn, ये प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे ये प्लस होगा तो हो जाएगा 180। सो बच्चों यहाँ पे n करना था मुझे, है ना, 9n स्क्वायर होगा, सॉरी 63 माइनस 3 हो जाएगा 60n स्क्वायर माइनस 210 mn। क्या इसे मैं 30 से डिवाइड कर सकता हूँ, 30 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 6m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 7mn। मतलब ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्या, जैसे आपने छोटी क्लासों में सोल्व की है। इसके फैक्टर क्या होंगे, 4 और 3, ये 6 × 2 होता है 12,
तो हो जाएगा -4mn माइनस 3mn प्लस 2n स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, सही होगा। कॉमन क्या आएगा 2m, तो यहाँ पे आएगा 3m माइनस 2n। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा माइनस का ओनली n, 3m माइनस 2n इक्वल टू 0। तो 3m माइनस 2n जो है बेटा मैं यदि कॉमन निकाल लेता हूँ तो आ जाएगा 2m माइनस n इक्वल टू 0। यानी मेरे पास जो कंडीशन आई वो एक तो यही है कि 3m माइनस 2n इक्वल 0, या और जो भी आप लिखो 2m माइनस n इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या होगा, देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले n को m के फॉर्मेट में बना लूँ या m को n के फॉर्मेट में बना लूँ, फिर यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो यानी तीनों को एक ही फॉर्मेट में बना के एक ही फॉर्म में l m n या एक के रूप में बना के एक की वैल्यू पर ज्ञात करें, बाकी अपने आप आ जाएगी। तो बच्चों देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं m की वैल्यू क्या निकालूँगा, देखो उस समय 3n है ना, 5m में, तो चलो m की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू निकालो, 2n इक्वल आएगा बच्चों 3m, n आएगा 3m/2, ये आ गया। यहाँ से आएगा n की वैल्यू 2n। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग वहाँ पे L क्या हो जाएगा वो देखो, L हो जाएगा 5m माइनस 3 इंटू 3m/2, तो ये हो जाएगा 2 LCM लूँगा, 5 2 जा 10 माइनस 9m, तो L की वैल्यू बच्चों क्या आ गई m/2। ठीक है, और वहाँ रखूँगा तो वहाँ है L इक्वल टू 5m माइनस 3 इंटू 2m, ये हो जाएगा 5m माइनस 6m, तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -m। देखिए बच्चों दो बातें समझ आई है नहीं, तो यदि मैं यहाँ पे लिखूँगा 3m माइनस 2n इक्वल टू, तो n आएगा 3m/2, 9/2, तो लगभग m/2। ठीक है, तो बेटा देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है मेरे पास, L m n के फॉर्मेट में होती है या नहीं होती, भाई डायरेक्शन कोसाइन किस फॉर्मेट में होती है मेरे पास L m n, तो L की वैल्यू तो आई m/2, m की जगह m ही रहने दो और n की जगह क्या आ जाएगा 3m/2, L की वैल्यू -m, m की जगह m रहेगा और n की जगह 2m। अब देखिए बस समझ आ गई मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया कि L m और n को तीनों को एक ही वेरिएबल में बना दिया, क्योंकि बच्चों देखो हमारे पास क्या था कि हमारे पास तीन वेरिएबल है, L है, m है और n है, हमें जो तीनों के तीनों ज्ञात करने हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, L को हटा दिया, कितने वेरिएबल बने 2, फिर मैंने एक को और हटा दिया, तो यानी कंप्लीट इक्वेशन एक वेरिएबल की यदि आ जाती है फिर तो हम सोल्व कर ही सकते हैं। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है वो भी m की है, तो इनमें जो रिलेशन है बच्चों एक ये मैं बता रहा हूँ, ये आइए आप अपने आप करोगे। तो आप जानते हो L² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू कितना होता है 1, तो यह है बेटा m²/4 प्लस m² प्लस 9m²/4 इक्वल टू 0। 4 का कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँगा, m² प्लस 4m² प्लस 9m² इक्वल टू 4 आएगा, 14m² इक्वल टू 4, m² की वैल्यू आएगी 4/14, 2/7, तो m आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस √2/7। ओके, तो जब मैं प्लस √2/7 लूँगा तो ये बनेगा √2/2 √7, √2/7 कुछ ऐसा 3/2 √2/7। एक तो बेटा ये बन जाएगा, और माइनस लूँगा तो यहाँ पे माइनस पुट कर दो, एक पेयर और बन जाएगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस आप यहाँ करोगे, L² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू क्या होगा 1। लेकिन हाँ आप ये देखोगे कि इनमें से ये जो वैल्यू आई है वो इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं, क्योंकि यहाँ पे है L माइनस 5m प्लस 3n, इनको सेटिस्फाई करना भी जरूरी है। ठीक है, यदि कोई इक्वेशन ऐसी आ जाती है रिजल्ट जो इनको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वो रिजल्ट नहीं होगा। अब बताइए बच्चों बात समझ आई है नहीं, मैं एक बार हट रहा हूँ क्वेश्चन के आगे से, कंप्लीट क्वेश्चन पे नज़र डालिए। क्वेश्चन था कि आपको दो अलग अलग लाइनों की डायरेक्शन कोसाइन दी गई है, LMN के फॉर्म में है और उनके बीच में एक रिलेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2। आपको क्या करना है, यहाँ पे LMN पता करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया,
इक्वेशन नंबर 1 से एल की वैल्यू निकाली है और एल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखी। तो रखने पर आप देख सकते हो केवल 2 वेरिएबल आई हैं, एल चला गया, एम और एन। फिर इसे सोल्व किया तो मेरे पास एम एन के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण आ गई। और ऐसा काम बच्चों आपने छोटी क्लासों में किया है फैक्टर करके, ठीक है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड जिसे आप कहते हो। तो मैंने इसके टुकड़े कर लिए हुए, 7 को क्या लिख सकता हूँ 4 और 3 के फॉर्म में। तो मेरे पास ऐसी 2 रिजल्ट आ गए, 3m - 2n और 2m - n। मैंने फिर क्या किया, अभी देखो एल और एम और एन के फॉर्म में था, फिर मैंने क्या एन को भी एम के फॉर्म में बना लिया। यहाँ से दोनों इक्वेशन से एन का मान पता कर लिया। तो एन की जगह तो एन ही रहेगा, सॉरी एम की जगह एम। तो एल का मान पता किया भाई, एल का मान भी एम के रूप में बना लिया, जो इस इक्वेशन में मैंने क्या किया दोनों जगह एन का मान रख दिया। तो अब आप देख सकते हो कंप्लीट जो है वो रिजल्ट एम के फॉर्मेट में आ गया, यानी एल का मान रख दो, एम एन का रख दो और एम की जगह एम। सेम यही प्रोसेस, डायरेक्शन को साइन आ चुकी है। फिर बच्चों आप सब जानते हो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उस रिजल्ट का यूज करके सोल्व किया, एम आते ही बाकी सब रिजल्ट आ जाएगा, सेम उसी के लिए ये करोगे। तो ये बच्चों क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? बच्चों देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है और जो क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंपल से क्वेश्चन है, आप खुद करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, वो एक स्पेशली क्वेश्चन है, मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चों, आपका एक लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा करवाया जाने वाला है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। यदि देखो पहले आप क्या करो, इसको ट्राई करोगे करके, यदि हो जाता है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है भाई। इसे वे क्वेश्चन है जो आपको बेसिक नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड है आपका, आपको माइंड लगाना है, क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो वो देखनी। यदि हो जाता है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट लेक्चर में पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर आगे की जो आपका एक्सरसाइज है यानी जो प्रोबेबिलिटी है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, फिर बाकी जानकारी नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।